जो आया था उसके चेहरे पर मास्क, नकाब, ढाटा नहीं था। जो वकील था उसके चेहरे पर मास्क वगैरह भी नहीं था। जो लेके जा रहा था वो था कानून नाफिज करने वाले इदारे का अहलकार। उसका वो छुपा सुबह 8 बजे का वक्त, और वो कोई मैंने आपको दिखाई अभी कहां की, यूके की, सऊदी अरब की, वेनेजुएला की, सर्बिया की, उसके अलावा मुख्तलिफ, तो 7 अलग अलग मुल्क, न्यूजीलैंड। तो ये जो है इतनी कॉल्स थी और 4 मिनट के अंदर ये 7 कॉल्स। शहीद कोई भी हो जाए, जो शहीद हो गया वो जिम्मेदार है, ये उसका कसूर है कि वो क्यों शहीद हुआ। वो अतर मतीन शहीद हो जाए तो वो अतर मतीन की जिम्मेदारी है। अरशद शरीफ शहीद हो जाए तो अरशद शरीफ की जिम्मेदारी है कि वो क्यों शहीद हुआ। इमरान रियाज गायब हो जाए तो इमरान रियाज की जिम्मेदारी है कि वो क्यों गायब हुआ। इमरान रियाज से वरना अदालत पूछ लेती कि भाई आ गए हो वापस, बताओ कहां थे, जिनके पास थे हमें उनके बारे में बताओ, हम कुछ करेंगे। तो गलती इमरान रियाज की है, गलती अरशद शरीफ शहीद की है, गलती अतर मतीन शहीद की है, गलती उस पुलिस वाले की है जो अभी इस्लामाबाद में सरेआम सड़क पे मार दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूं और तारिक मतीन साहब मेरे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। आज हमने इनको जहमत दी है कि इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन होंगे या जबर होगा ये नहीं पता, लेकिन इलेक्शन होने हैं, ये अब तक के इतलात हैं। मुख्तलिफ जो तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं इलेक्शन में, उस पर हमने बात करनी है। और उसके बाद फिर जो तायद कुनंदा, तजवीज कुनंदा, और ये जो फार्मूला था कि उनको लापता करना है, अगवा करा लेना है और उसके बाद फिर उनसे स्टेटमेंट लाने हैं, यह फार्मूला आज का है या माजी में भुट्टो साहब की जब इलेक्शन मुहिम शुरू हुई थी ये तब का है। तो उस फार्मूले पे आज क्यों अमल हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ इनको कॉल्स मौसूल होना शुरू हुई हैं, वो क्या वजह है, वो भी सारी बात इनसे करेंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। भुट्टो साहब का याद आता है तो आपको पता है कि दिमाग में ये आता है कि जी जमहूरियत। तो लेकिन जो हमारे माजी में जो मुख्तलिफ औकात में भुट्टो साहब जो उनकी पार्टी से उनके इलेक्शन होते रहे, तो वो बताते हैं कि ये जो फार्मूला आज इस्तेमाल हो रहा है कि उम्मीदवार को गायब करा दिया जाए, वो हत्थे नहीं चढ़ता, अगर ज्यादा पावरफुल है तो उसके तजवीज कुनंदा और तायद कुनंदा को लापता करा दिया जाए, और वो भी किसी तरीके से बच जाए तो फिर फार्मूला ये होता है कि यार उससे उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद करा दिए जाए। उसके बाद फिर नताइज भी सामने आता है कि बिला मुकाबला मुंतखब भी हो जाता है। अब क्या कहते हैं कि ये पुराना फार्मूला आज क्यों अमल हो रहा है? देखिए, पहले तो आपके देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, आपको अस्सलाम वालेकुम, और उनसे मैं भी दरखास्त करूंगा कि आपको सब्सक्राइब करें क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फील्ड में जाके आप तमाम एफर्ट्स करते हैं। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि जो आपने भुट्टो साहब की बात की, तो आपका सीने पैदाइश क्या है? 84 13 नवंबर 1978। तो भुट्टो साहब की जो मेमोरीज है वो तो नहीं है, जो पढ़ा है आपके पास भी मेरे पास भी वो है, और या मेमोरीज जो हमारे यहाँ के हालात की वो शायद 90 के आसपास से मेरी बनी, आपकी कोई 94-95 के आसपास से आपकी बनी होंगी, 96 के आसपास से, उससे पहले की हमने पढ़ी हुई चीजें है ना। तो ऐसा पढ़ा भी नहीं जो हो रहा है, ऐसा देखा भी नहीं, ऐसा सुना भी नहीं, और बाकी जो यहाँ आसपास हो रहा है जो खुद लोग राब्ता करके बता रहे हैं वो तो पहले लगता था दिलचस्प है, अब लगता है हौलनाक है। और बाकायदा तौर पर जिस तरह से बंदे गायब हो रहे हैं, बंदे उठाए जा रहे हैं, कागज छीने जा रहे हैं, जो मुनिस की वालदा के साथ हुआ था, जो बाकी जगहों पर हुआ, सलमान अकरम राजा, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की, क्योंकि आप अदालत ही कवर करते हैं, पाकिस्तान के अगर टॉप 5 लॉयर्स के जिनको लोग रिकॉल करते हैं, कनेक्ट करते हैं, वैल्यू करते हैं, वो सबसे ज्यादा सलमान अकरम राजा उन टॉप 5 में शामिल है। बिल्कुल। अब सलमान अकरम राजा साहब खड़े हुए हैं और वो शेख इम्तियाज महमूद वाला जो है वो उनके सामने से लेके चले गए बंदा। अच्छा, और आप देखिए एक चीज मजेदार, जो आया था उसके चेहरे पर मास्क, नकाब, ढाटा नहीं था। जो वकील था उसके चेहरे पर मास्क वगैरह भी नहीं था। जो लेके जा रहा था वो था कानून नाफिज करने वाले इदारे का अहलकार, उसका मुंह छुपा हुआ। वो तो तस्लीम कोई भी नहीं करेगा कि कौन से इदारे का अहलकार, उसका मुंह छुपा हुआ था, कानून का मुंह छुपा हुआ गिरफ्तार होने वाला जो है वो सामने आ रहा है, और जो गिरफ्तार कर रहा है, गायब कर रहा है, उसका मुंह छुपा हुआ है। और मुझे एक और चीज बताइए, मैं तो टेलीविजन एक अरसे से नहीं कर रहा, आप तो टेलीविजन चैनल पे भी काम कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि ये खबरें कि बंदे से पेपर छिन गए, बंदा गिरफ्तार करके ले गए, छीन के ले गए, भाग गए, घर से उठा लिया,
ये खबरें चैनल्स पे चल रही हैं। तो चैनल पे तो नहीं चल रही मेरे ख्याल में, फिर यही वजह तो नहीं कि आप लोग जब बैठ के चलाते हैं तो फिर फोन भी आएंगे, फिर आप अच्छा बड़ा उनको मैंने तो दोबारा दावत भी दी, आपने देखा मैंने जी पहले तो ये बताया गुड मॉर्निंग कि मैं सुबह 8 बजे का, इतवार का दिन सुबह 8 बजे का वक्त, और वो कोई मैंने आपको दिखाई अभी कहाँ की, यूके की, सऊदी अरब की, वेनेजुएला की, सर्बिया की, उसके अलावा मुख्तलिफ तो 7 अलग अलग मुल्क, न्यूजीलैंड, तो ये जो है इतनी कॉल्स थी और 4 मिनट के अंदर ये 7 कॉल्स थी। अच्छा मेरा एक नंबर है जो मेरी वीडियोस में आता है जहां पर मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूं, वो नंबर जो है उस पर कोई कॉल आए ना, अच्छा मैं उसमें बहुत ही कम कॉल उठाता हूँ, क्योंकि वो नंबर इसलिए कि मैं लोगों को मैसेज करके जवाब दे दूं, तो मैं उस पर कॉल्स रिसीव नहीं करता, मैं लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूं। उस पर समझ में आए तो समझ में भी आता है, ये नंबर तो मेरा नंबर है ना, जो मेरी फैमिली के और दोस्तों के पास है। अब ये किसी के पास भी जा सकता है, जाहिर है आसान काम है, लेकिन उस पर कॉल्स आना और ये 4 मिनट के वक्त में 7 जगहों से सुबह इतवार को 8 बजे आना, मैंने कहा भाई फोन साइलेंट पे था। वो इमरान रियाज ने पूरे पाकिस्तान को ही बता दिया कि मुस्तफा की तबीयत का इशू, जी बिल्कुल, और सबने दुआ की, इमरान रियाज का शुक्रिया। तो उसके बाद जो है होता यह है कि हम लोग जो है ना घर में इन रीजंस की वजह से स्पेशली सो गए तो फोन वगैरह साइलेंट पे कर दो ताकि कोई बीमार भी सुकून से सोए, तो फोन साइलेंट पे था। फिर मैंने कहा भाई अब मैं जाग गया हूं, अब कॉल करनी, और अभी भी मेरा फोन जो सामने टेबल पे पड़ा हुआ ना वो साइलेंट पे नहीं, आपकी वीडियो भी खराब जरा सी हो सकती है, तो अगर कोई कॉल आ जाए तो वो जो है उसके बाद कॉल नहीं आई। मैंने फिर अभी याद भी दिलाया, कोई 1.25 साल पहले अक्टूबर में पिछले साल, तब हुआ ये कि कॉल्स काफी आ रही थी, तो फिर मैंने एक कॉल उठा ली। तो मैं आपका वेल विशर हूं, मैं आपका चाहने वाला हूं, मैं आपकी खैरियत चाहता हूं, आपको कुछ समझाना है। मैंने कहा भाई तो नंबर से समझाए, ये 9 नंबर से कौन समझेगा, मुझे अगर कॉल आ रही है 9 नंबर लिखा हुआ है स्क्रीन पे, तो मैंने कहा मैं क्यों बात करूंगा। तो मैंने कहा यार मतलब मैंने इसलिए उठा ली कि बहुत ज्यादा कॉल्स कर रहे थे आप, मैं एफआईए से बात करूं। मैंने कहा यार एफआईए से बात करते, एफआईए बस लैंडलाइन नंबर है, लैंडलाइन नंबर है आपके पास, आपका अपना नंबर है, आपका एक एफआईए में ओहदा है, उसके साथ आ जाइए। तो मेरा ख्याल है कि वो भी कोई एमी फजूल सा आदमी था, तो ये कौन था ये भी नहीं पता, अभी हो सकता है कि ये कोई भी ना हो, ठीक है। सर ये बुनियादी तौर पर देखिए टेलीविजन से आप कनेक्ट रहे और अभी भी आप जिस तरह का काम करते हैं, तो बुनियादी तौर पर ये अभी हफ्ते में 4 बार तो किसी न किसी चैनल पे रात 7-8 बजे बैठे होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि वो मखलूक तो नहीं है ना कि जो बैठ के सिर्फ मुहिम चलाते हैं, जाहिर है इसी माशरे का हिस्सा है, इसी पाकिस्तान में रहते हैं, और जितने भी लोग बात करते हैं जाहिर है वो उनको नहीं ये मुमकिन है किसी हुदहुद ने कॉल की हो, किसी बत्तख ने तकलीफ जाहिर है जो महसूस होती है आदमी उसका इजहार करता है, वो एंकर अपनी जाहिर है उसकी जो ड्यूटी है उस हिसाब से करता है। यूट्यूबर साहब और जितने लोग इस माशरे का हिस्सा है वो जो महसूस करते हैं वो दुनिया को बताते हैं, रिपोर्ट करते हैं, अपने जज्बात का इजहार करते हैं, उनके पास कुछ और हथियार नहीं है, यही टूल है। तो ये खौफजदा होने का अवसर क्यों है, क्यों लोग खौफजदा हो जाते हैं? यानी कि अगर 10-12 करोड़ वोटर हैं तो आप कितने वोटर्स को ये बातें जो आप करते हैं उसमें कन्विंस कर लेंगे जी नवाज शरीफ जबरन वजीर आजम बनने जा रहा है? किसी वीडियो को 1.25 लाख लोग देख लेंगे, किसी वीडियो को 70,000 लोग देख लेंगे, ऐसी भी वीडियो की जिसको 40,000 लोग देख लेंगे, ऐसी वीडियो की जिसको शायद 2 लाख लोग देख लेंगे, दैट्स इट, ठीक है ना। अच्छा वो मेरे पास आएगा, उसमें से जो चीजें निकाल के कुछ लोग आगे रख देंगे सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, वो कुछ मजीद लोग देख लेंगे, 5-6 लाख लोग देख लेंगे, और वो 5-6 लाख लोग जो है वो सारे यहाँ पाकिस्तान के थोड़ी होंगे, एक हल्के के थोड़ी होंगे, कहीं इस तरह से ट्रांसलेट थोड़ी हो जाएंगे। तो ये तो मेरे लिए भी हैरान कौन है कि कितना फर्क पड़ जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल है फर्क पड़ता है, 2 लोगों से भी फर्क पड़ता है। अभी कराची में वो अली सरवर और इनके साथ साथ अनीस मंसूरी, तो इन दोनों की क्या रिकॉल वैल्यू है, काम बहुत अच्छा कर रहे होंगे, मगर इनके काम की रीच कितनी है और उससे क्या हुआ, तो फर्क पड़ता है। सर कॉल्स हमें भी आई है वही अली सरवर का, और मैंने बताया एक बार आ गया कि देखें जी एंटी स्टेट ग्रुप में शामिल हो गए हो तो लिहाजा मारे जाओगे। तो इसलिए फिर जिस टॉपिक पे करते थे, चूंकि आपको पता है कि लोग समझते हैं कि जी कराची लावारस हो गया, तो 2-4 लोग सही, 2-4 हज़ार लोग ही चाहिए, तो हम कोशिश करते हैं कि उनकी नुमाइंदगी करते थे
कि हम जिस शहर में रहते हैं और उसका हक अदा करें किसी ना किसी तरीके से। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक की जो एक हरामजदगी है कि खवातीन अगर कोई ख्वाहिश का जज्बात का इजहार करती हैं, जब उनका मीटर काटने जाते हैं ओवर बिलिंग के ऊपर या बिल पे ना करने के ऊपर, तो उनकी वीडियोस बनाते हैं, वायरल कर देते हैं। उन खबीसों को, के इलेक्ट्रिक वालों को नहीं बोलेगा। जो यूट्यूबर बैठ के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बात करेगा उसके पीछे सब पड़ जाएंगे। तो हम ये बातें करते थे लेकिन लोगों को बुरा लगता था। अच्छा, के इलेक्ट्रिक भी जो है वो उसके खिलाफ बात करना भी या उस पर तनकीद करना भी, खिलाफ भी नहीं, एंटी स्टेट हो गया है। ये समझा जा रहा है। तो इसलिए फिर मजबूरन हमें वो टॉपिक कराची वालों का आवाज लेकिन के इलेक्ट्रिक से तो जुड़े कराची के जो सियासतदान है वो किसी भी जमात के हों, के इलेक्ट्रिक से तो जुड़े उन सबके मुआशी मफादात हैं, उनके खानदान में बड़े बड़े ओहदों पर लोग वहां बैठे हुए हैं, तो इसलिए है। कमिंग बैक टू दिस सीन के जहां पर पेपर छीने जा रहे थे, सब कुछ हो रहा था, हम मौजू से ना हट जाएं। तो मेरा ये अब मुझे आप एक चीज बताइएगा, मेरा तो ये सवाल है कि अगर ये सब कुछ करना था कि मुस्तरद कर दिए कागजात इतनी बड़ी तादाद, अगर यही करना था तो फिर वो जो एफर्ट थी बंदे उठाने की, गिरफ्तार करने की, घरों में घुसने की, पेपर छीनने की, वो क्यों कर रहे थे? ये करना था ना, ये आना था वक्त। बिल्कुल। तो फिर बेचारे उन लोगों को, पुलिस वालों को क्यों थकाया इतना बड़ी तरह से? ना थकाते उनको, इस स्टेज पे रख लेते, एक स्टेज में बिला वजह एनर्जी जाया कर दी। तो और वो भी के प्रोपोजल सेकेंडर गायब किया जा रहा है, वो भी ना करते, कागजात मुस्तरद कर देते। भाई कागजात मुस्तरद होने के बाद भी क्या होगा? ये अपने वकला के जरिए अदालतों में, ट्राइब्यूनल्स में जाएंगे, यही होगा ना, तो ये ट्राइब्यूनल्स में जाएंगे। तो फिर जो सारी एफर्ट है जिसमें हम अपने मुंह पे कालक मल चुके, दुनिया भर में हमारा मजाक उड़ रहा है, ये वीडियोस पूरी दुनिया में चल रही हैं कि बंदे ऐसे वाहियात और भोंडे अंदाज में नवाज शरीफ को लाकर बिठाने की कोशिश की जा रही है, इतने ना सर है ना पैर है, इस एफर्ट का कुछ नहीं है, तो इसको करने की क्या जरूरत है? उसको सर एक बात चूंकि लंबी हो जाएगी, आपको याद होगा एक दफा खबरें चलती थी, फलां की जेटी मंजर आम पर आ गई, सनसनीखेज इंकशाफात, ये 164 का बयान, सनसनीखेज इंकशाफात। कभी आपने वो टीवी स्क्रीन के ऊपर आपने वो पेपर भी पढ़ा होगा जो राइटिंग थी जिसमें वो एतराफ जुर्म कर रहा होता था, जी फलां के कहने पे मैंने इतने बंदे मारे, फलां के कहने पे इतने फैक्ट्रियां लूटी, आग लगाई, सब कुछ। तो राइटिंग एक ही बंदे की होती थी। आपने मियां अली अशफाक साहब का एक ट्वीट पढ़ा होगा जिसमें वो कह रहे हैं कि जितने भी आरओज के ऑर्डर्स मैंने पढ़े, वो ऐसा लगता है कि एक ही बंदे ने बैठ के बनाया, दस्तखत करके आगे दे दिए, जी फलां के कागजात नामजदगी मुस्तरद, फलां के मुस्तरद, फलां के मुस्तरद। तो नामजदगी से मिलता जुलता एक लफ्ज और भी होता है ना। हाँ। तो बहरहाल उनकी ट्वीट के बाद, चूंकि कानूनी माहिर हैं, तो उसके बाद वो अगर वाकई ही किसी जज के पास जाते हैं वो ऑर्डर, तो जब एक ही पैटर्न से बने हुए हैं कागजात नामजदगी मुस्तरद के, तो वो पहली ही समात पे उड़ जाएंगे, क्योंकि कम तरीन टाइम है, 3 तारीख से 10 के दरमियान जो है वो फैसले करने हैं ट्रिब्यूनल से, तो वहां पर ही उड़ जाएंगे। तो अब फिर सब कुछ करने का फिर फायदा किसको देने? नहीं, अभी तो एक और चीज हो रही है, कहा यह जा रहा है कि अब इन अदालतों के बाहर फील्डिंग होगी पुलिस वालों की। जब वकील आएगा तो वकील को पकड़ो, अंदर मत जाने दो। जी। नुमाइंदा आएगा, उम्मीदवार आएगा तो उम्मीदवार को पकड़ो, अंदर मत जाने दो। तो अभी फील्डिंग एक और लगनी है, हाई कोर्ट्स के बाहर होगी, हाई कोर्ट्स के बाहर, तो ट्राइब्यूनल्स के सामने सर, तो ये फील्डिंग भी होगी। क्योंकि ट्राइब्यूनल जो बनाए हैं वो यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर या मजिस्ट्रेट, एडिशनल जज या सेशन जज नहीं है एक जिले का। ये ट्राइब्यूनल जो बने हैं, आवाम भी जानते हैं, वो हाई कोर्ट के जजेस हैं, यानी कि जस्टिस जिनका म्यार सूबे के लेवल का और मुल्क के लेवल का और दुनिया के लेवल का एक जस्टिस का म्यार है। ट्राइब्यूनल्स के जज वो हैं। तो इसका मतलब है कि नीचे तो सबको गणना कर लिया, अब जस्टिस जो हमारे जो आला म्यार के कहते हैं ना कि आला अदालतों के जो जजेस हैं, उनको भी आईनी अदालतों के उनको भी जलील करने की बारी आ गई। मतलब अगला स्टेप आप करेंगे वो होगा। बिल्कुल हो सकता है। देखिए ना, बात यह कि एक फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की, 14 मई को इलेक्शन होंगे, तो वो इलेक्शन नहीं हुए। फिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और कहा कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। अच्छा, फिर उसके बाद अदालत की एक और बेंच ने वो फैसला मुअत्तल कर दिया। ठीक है। अच्छा, उसमें भी मुझे आप समझाएंगे, बात बड़ी मजेदार है कि 5 जजेस ने मुत्तफिका फैसला दिया कि हो सकता है जी, और 6 जजेस में से 5 जजेस ने फैसला दिया कि नहीं हो सकता। ठीक है। तो बात यह है कि तो बराबर हो गया। बिल्कुल। तो मुझे ये भी समझाइएगा, लेकिन चलिए सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल किया कि भाई हमारे 5 जजेस ने मुत्तफिका फैसला दिया था कि इनका ट्रायल नहीं हो सकता, इनको वापस सिविलियन सेटअप को दे दिया जाए 102 लोगों को। तो और ये वापस ना देना, ये है तौहीन अदालत। अगर कोई कहता है जज साहिबा ज़ेबा हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे, तो ये जज साहिबा की तौहीन है। ठीक है। तौहीन तो असल में होती है कि एक अदालत फैसला दे दे और अदालत का फैसला ना माना जाए, ये तो उससे बड़ी तौहीन है, अमल दरामद ना हो। ठीक है, नहीं हुआ।
अमल दरामद नहीं हुआ। पेशावर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया कि बल्ले का निशान वापस दे दिया, उसके बाद उस पर अमल दरामद हुआ। इलेक्शन कमीशन अपील में चला गया, लेकिन अपील से पहले की जो 3 दिन थे उस पर फैसला हुआ, अमल दरामद हुआ नहीं हुआ। तो ये अदालत की तौहीन है। अब भी आप देखिएगा कि जब ये सुना जाएगा इंट्रा कोर्ट अपील में, तो उस पर जो तौहीन अदालत होगी उस पर कोई बात नहीं होगी। तो अदालतें खुद आप जो कह रहे हैं कि इनके साथ होगा, ये हो रहा है, और अदालतें इसको बर्दाश्त कर देंगे, इसको कबूल कर देंगे अपनी इस तौहीन को। मुझे इस पर ज्यादा हैरानी है। सर वो आपने कहा ना कि मैं आपका वेल विशर, आपके मैं आपसे मोहब्बत, आपसे आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। तो जो आईनी अदालतों में जो जजेस होते हैं ना, उनके भी खैर खा बहुत होते हैं इस माशरे में, तो उनको भी समझा भी दिया जाता है। और आपको पता है कि जैसे हमारा कानून है, जितने स्ट्रेक्स उतनी ज्यादा समझदारी, उससे ज्यादा बल्कि। तो बहरहाल हमारा जो कानून है, आप उंगली को यूं मोड़ते हैं तो नजर आ जाता है ना जैसे। तो अदालतों में जो सिस्टम है ना, वो इससे भी ज्यादा लचक वाला है। तो जिधर जाएंगे आप उसी तरह मुड़ जाएगा, उसमें कोई कबाहत वाली बात नहीं है। वो कहते हैं कि आप बर्दाश्त करें। अच्छा, पांच जजेस ने मुत्तफिका फैसला दिया कि ट्रायल नहीं हो सकता। 6 जजेस में से 5 जजेस ने कहा ट्रायल हो सकता है। ये तो बराबर हो गया। सर कभी जो जिन्होंने कहा कि ट्रायल हो सकता है, कभी उनको अकेले बिठा के आप पूछें कि क्या आपने जो फैसला दिया वो दुरुस्त किया है, तो आपको वो खुद बताएंगे। नहीं, मुझे तो ये समझना है, नहीं बराबर, मतलब वो उसमें आपसे यही मैं कर रहा हूं कि वो फैसला बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये कि टाई अप हो गया। अब उसमें रेफरी जज बनाया जाएगा, उसके में वो रेफरी जज पे फैसला करेगा, जो उसकी रेफरी जज की जो राय होगी। और मेरा तो ख्याल है ये फैसला हो गया ना। देखिए, 5 जजेस ने मुत्तफिका का फैसला दिया, 5 ने ये फैसला दिया कि हो सकता है ट्रायल। जो बाद के वाले 5 थे उनमें 6 ने ये कहा कि नहीं हो सकता। साहब ने, ठीक है, तो रेफरी जज में वो शुमार हो सकता। तो 6 जजेस का फैसला नहीं हो सकता। बिल्कुल, यही वो लोग थे ना जो कह रहे थे 4-3 7-3, यही लोग कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल शुरू से। तो फिर ये तो फैसला हो गया कि ट्रायल नहीं हो सकता। बहरहाल सर ये सिस्टम जो है बड़ा हुआ है बस अब चूंकि ये अब आप ट्रेन में सफर करेंगे, बस कोच रिक्शा में जिधर जाएंगे तो आपको ये अल्फाज सुनने को मिलेंगे, हर बूढ़े बुजुर्ग से भी, नौजवान से भी, कि आसान अल्फाज में समझाने के लिए, तो वो कहते हैं जी बढ़ गया बस, इसके अलावा मतलब लंबी तमहील बांधने की लोगों को जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन देखिए, मुझे ये बताइए कि ट्राइब्यूनल से ही फैसले उड़ जाएंगे? कानून के मुताबिक किए गए तो फैसले, जो कानूनी माहिर मियां अली इशफाक साहब ने भी लिखा है, और जो फैसले सामने है, एक पहली हियरिंग पे चाहे तो कोर्ट खत्म कर सकती है। दूसरी पार्टी को सुनने का जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि इलेक्शन कमीशन को सुने या जो जिसने इतराज उठाए थे उसको सुना जाए। इस तरह हो सकता है। लेकिन अब ये कि सिस्टम क्या चाहता है, जैसे आपने लिखा हुआ था। देखिए, बात यह है कि मेरा ये ख्याल है कि इसके बाद भी इलेक्शन होने हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं। इस पर अब भी आप किसी आम आदमी से पूछे तो वो हैरान परेशान है कि इलेक्शन होने या नहीं होने। आपको कराची का बलदियाती इंतखाब याद है, 15 तारीख वाला? बिल्कुल, उसका फैसला आ गया कि होना है। हम उस दिन पर पहुंच गए, हो गया था। एक दिन था, उस पर इलेक्शन हुआ ही नहीं। ये हुआ था हमारे साथ। और जो मुसलसल मौसम के हालात पैदा रहता रहा था। सिक्योरिटी, इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात में अदालत ने कह दिया इलेक्शन होना है। कुछ वोटर्स पहुंच गए जगह, पहुंच गए, और उसके बाद वो तय कि जी नहीं होना, और फिर वो नहीं हुआ। तो ये अदालतों की तौहीन मुसलसल हो रही है। अदालतों को महसूस नहीं हो रहा। बेइज्जती वो होती है जो महसूस होती है। अच्छा सर, चूंकि वीडियो लंबी हो रही है, वीडियो का ये दूसरा हिस्सा है, क्योंकि देखें लोग ये कहते हैं जी इलेक्शन अगर इस तरह के ही करने हैं तो फिर करने की जरूरत नहीं है, जिसको लाना है उसको बिठा दें। तो कहते हैं कि फिर आपने अगर ये फैसला कर लिया था, जिन्होंने ये फैसला करना था कि जी वजीर आजम फलां को लाना है, तो फिर वो अनवर हक काकड़ साहब को लाने के बजाय उसको लाके बिठा देते और सिक्योरिटी वजूहात पर इलेक्शन का शेड्यूल या इलेक्शन जो था उसको मुलतवी कर देते। 2-4 साल मियां साहब को फिर से देख लेते हैं। लेकिन वो फैसला करने के बजाय फिर ये इतनी बड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अच्छा देखिए, मुझे तो एक और चीज भी समझ में नहीं आती, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ना चलाएं आगे और इलेक्शन हो जाए और नई हुकूमत भी आ जाए। वो हुकूमत ABC किसी भी पार्टी की आ जाए, वो पार्टी प्रो सिस्टम हो या एंटी सिस्टम हो, उसकी हुकूमत आ जाए, तो भी क्या कुछ बदल जाएगा? जिनके हाथ में फैसले हैं, क्या उनके हाथ से फैसले निकल जाएंगे? वही रहेगा ना, जिस तरह से चल रहा था वही चलेगा। क्या आपको ये उम्मीद है कि सब कुछ बदल जाएगा? नहीं, नहीं है, मुझे तो उम्मीद नहीं है भाई। हमारे यहां हुकूमत जरदार की थी, हुकूमत नवाज की थी, हुकूमत कप्तान की थी, ठीक है, या हुकूमत दोबारा नवाज की थी, रिमोट वहां से चल रही थी लंदन से। क्या
इनकी हुकूमत थी, जिनकी हुकूमत थी इनकी हुकूमत थी नहीं। तो इलेक्शन हो भी जाएगा तो हो जाने दिया जाए, जो होना है वो होना है। तो इसलिए इतनी तगोदो करने की जरूरत क्या है? जैसा होना है वो तो होना ही है। मुझे फिर ये परेशानी समझ में नहीं आती, ये मुझे ज्यादा हैरान करती है चीज। तो उसमें बेहतर नहीं कि फिर अनवर हक काकर को हटा के निगरान वजीर आजम बना दें, चाहे क्योंकि वो जो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ये कह भी रहे हैं कि वो नवाज शरीफ साहब एक ऐसी दुल्हन है जो चौथी बार अपना घर बसाने देखिए के लिए- बिल्कुल बना दिया जाए। बात यह है कि इस्तेहकाम चाहिए ना। इस इंतखाब के नतीजे में जिसको कोई मानने को तैयार नहीं है इस वक्त, इसके नतीजे में जो हुकूमत आ जाएगी उसको कोई मानने को तैयार होगा? नहीं होगा। जब कोई मानेगा नहीं तो क्या वो जो गोल इस्तेहकाम का है क्या वो आ जाएगा? वो भी नहीं आ सकता। तो ये तो ऐसे ही चलता हुआ नजर आ रहा है। कोई बेहतरी की उम्मीद नजर नहीं आ रही। और अगर इस बेहतरी की उम्मीद को हमें सच साबित करना है तो तमाम लोगों को, सियासी, गैर सियासी, सहाफती, गैर सहाफती, सब लोगों को एक एक स्टेप पीछे हटके कुछ शायद तय करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है वापस दोबारा दो स्टेप आगे चढ़ के हम चढ़ जाएं, वो नहीं करना होगा। फिर तो शायद कुछ हो सकता है, वरना नहीं हो सर सकता। निजाम असल में जो उसकी तरफ से जो तासरात मिलते हैं या तासर मिलता है उसमें ये होता है जी, टीवी चैनल्स भी कबूल कर चुके हैं, बड़े बड़े नामी गिरामी सहाफी भी कबूल कर चुके हैं। उसमें आप जैसे सहाफी जो है, यूट्यूबर जो कहा जाता है, या सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो रुकावट बने हुए हैं, आवाम को बैठ के गुमराह करते हैं। तो आप सब ये छोड़ दें, सिस्टम आपको अच्छा नजर आएगा, अच्छी आंख से देखना शुरू कर दे। देखिए वो छोड़ भी दें ना भी छोड़ें तो कितना फर्क पड़ जाएगा। बात यह है, मैं तो आपसे पहले भी अर्ज करूं कि जैसे चलना है वैसे चलना है। तब्दीली आ जाए या तब्दीली ना आए, जैसे चलना है वैसे चलना है, वो तो नहीं बदलना। ठीक है ना। जिनके स्ट्रेक्स सबसे ज्यादा हाई होने हैं उनके स्ट्रेक्स सबसे ज्यादा हाई होने हैं। कान इधर से पकड़े, इधर से पकड़े या इधर से पकड़ लें, ये तो होना है। तो ये ऐसे ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे हैरानी इस बात पर है कि ये परेशानी क्यों है। अगर किसी की परेशानी है ना, वो परेशानी गलत है, वो बिला वजह परेशान हो रहे हैं। जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, तो बिला वजह परेशान होने से कोई तो फायदा आप तो सर मौलाना फजलुर रहमान साहब परेशान नजर नहीं आ रहे। वो कहते हैं जी एक कारकुन भी अगर शहीद होगा तो जिम्मेदार इलेक्शन कमिश्नर होगा या चीफ जस्टिस होंगे, तो उनकी परेशानी आपको नजर नहीं आ रही। वो तो कहते हैं जी इलेक्शन मुलतवी कराएं, अभी माहौल नहीं इलेक्शन हुआ। देखिए, बात यह है खबरदारी भी कि होगी। बात यह है कि इस मुल्क में कोई भी जिम्मेदार नहीं है। शहीद कोई भी हो जाए, जो शहीद हो गया वो जिम्मेदार है, ये उसका कसूर है कि वो क्यों शहीद हुआ। वो अतर मतीन शहीद हो जाए तो वो अतर मतीन की जिम्मेदारी है। अरशद शरीफ शहीद हो जाए तो अरशद शरीफ की जिम्मेदारी है कि वो क्यों शहीद हुआ। इमरान रियाज गायब हो जाए तो इमरान रियाज की जिम्मेदारी है कि वो क्यों गायब हुआ। इमरान रियाज से वरना अदालत पूछ लेती कि भाई आ गए हो वापस, बताओ कहां थे, जिनके पास थे हमें उनके बारे में बताओ, हम कुछ करेंगे। तो गलती इमरान रियाज की है, गलती अरशद शरीफ शहीद की है, गलती अतर मतीन शहीद की है, गलती उस पुलिस वाले की है जो अभी इस्लामाबाद में सरेआम सड़क पे मार दिया गया। और किसी की गलती नहीं है, फजलुर रहमान साहब की गलत फहमी है कि वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होगा। कोई जिम्मेदार नहीं होगा। यहां जो मर गया वो गलत था, उसी की गलती है। क्योंकि ये सिस्टम किसी का भी, किसी के बाप का नहीं है। ये सिस्टम जो है वो, इसमें जो शख्स नुकसान उठा गया ना वो मुजरिम है, सिस्टम मुजरिम नहीं है। ये ऐसे ही चलेगा, ये ऐसे ही चल रहा है। ये इसी तरह से चलने के लिए मैं, आप, आम आदमी, कोई भी, हम सब हैं भेड़ बकरियां। वो जो इकरार की वीडियो नजर आया था ना, हम सब हैं भेड़ बकरियां। इन भेड़ बकरियों में कोई भेड़ किसी को प्यारी लग गई तो उसने वो भेड़ निकाल ली, या जो चरवाहा है उस चरवाहे की मर्जी चलेगी, उसके हाथ में लाठी है। बाकी हम लोग बिला वजह, सीरियसली मुझे इस बात पे हैरानी थी, हम बिला वजह परेशान होते हैं। हम इस सिस्टम का रिस्क हैं, हम इस ईंधन में जलने वाली लकड़ी हैं। अपना वक्त आने पे हम सब के सब जल जाएंगे। गलती अथर की है, गलती अरशद की है, गलती इमरान की है, गलती अम्मार की है। असतूर पिटा था, गलती असतूर की थी। मतीउल्लाह जान उठा था, गलती मतीउल्लाह जान की थी। अफसार आलम के पेट में गोली लगी थी, गलती अफसार आलम की थी। गोली मारने वाला बेगुनाह था। मतीउल्लाह जान की का कसूर था, उसका जुर्म था। तो ये इसी हामिद मीर साहब के अभी भी शायद 1 से 2 गोलियां उनकी बॉडी में मौजूद है। ये गलती हामिद मीर साहब की थी। सदीक जान 2 दिन रहकर आया था, सदीक जान की गलती थी।
जमील फारूकी, हाँ, वो जो चप्पल से मारना था तार को, वो मुझे थोड़ा सा एतराज था, लेकिन जमील फारूकी के साथ जो हुआ उसमें भी गलती जमील फारूकी की थी। सर एक चूंकि आपने जिक्र किया, बिल्कुल जो शहीद है तो आपको पता है कि जितने लोग भी दुआएं करते हैं अल्लाह ताला उनको बरी करे, रहमत करे। आपके चूंकि मुसलसल आप इजहार करते हैं, तो आपने जब मुसलसल ज़ाहिर इजहार करते हो, उसमें बुखारी को बड़ा बुरा लग गया था, तो उसने कुछ और उसको कुछ नहीं मिला, तो आपके खिलाफ जो कंप्लेंट चलाई थी अतर मतीन साहब के हवाले से, तो वो क्या आपको रोकने के लिए कोशिश थी या उसके पास कुछ और बचा नहीं था रेमडेसिविर के जवाब में? मेरा ये ख्याल है कि बड़ी कोई अजीब बात थी। वो तो हुआ ये था कि मंसूर अली खान साहब ने एक वीडियो की, उसमें बताया कि इमरान खान साहब ने वो वकील कर लिया जो रुश्दी का वकील है, इमरान खान साहब की जमात में। तो वकील है, बिल्कुल। मैंने ये सवाल किया कि एक वकील तो रेमंड डेविस का भी था। अच्छा, चूंकि वकील का बहैसियत इंसान मजहब होता है, वकालत का मजहब नहीं होता, पेशे करनी, बिल्कुल ठीक है। तो अज़मा बुखारी साहिबा को सिर्फ इतना बताना था कि मेरे वालिद वकील थे। जिन्ना साहब ने भी मुकदमे हर एक की लड़े होंगे ना, मुस्लिम गैर मुस्लिम हर एक की मुकदमे लड़े होंगे, तो अज़मा बुखारी इतना बता देती, अपने वालिद का टेक्निकल सॉलिड डिफेंस कर लेती। वो अपने वालिद का डिफेंस नहीं कर सकी, तो इतनी हल्की निकली वो कि वो अथर वाले मामले पे आ गई। तो मेरा ये ख्याल है कि उनको डिस्कस करना बेकार है, क्या फजूल बात है कि उनको हम डिस्कस करें। जो अपने वालिद को डिफेंड ना कर सके उनको क्या डिस्कस करना। बिल्कुल सर, आपका बहुत शुक्रिया। ऐसी वाकई नौबत नहीं आनी चाहिए कि ऐसे लोगों पर बैठ के बात करें। आपने कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।